हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। और लेक्चर है आपका इंडियन एस्थेटिक्स का, जिसका कोड है 302। तो हम भामे जी के बारे में बात कर रहे थे अलंकार टॉपिक में, उसी पे आगे बात करते हैं। भामे ने काव्य में अलंकार को सुंदर स्त्री के आभूषणों के समान माना। यानी जो भामे जी हैं उन्होंने काव्य में, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अलंकार को सुंदर स्त्री के आभूषणों के समान माना। ठीक है, जो अलंकार है उसको सुंदर स्त्री के आभूषणों के समान माना है। जैसे सौंदर्य तो स्त्री में है, यानी जो सौंदर्य है वो स्त्री में है, किंतु आभूषणों से वह और प्रभावशाली हो जाता है ना। यानी ये तो हम सभी को पता है कि जो सौंदर्य है वो तो स्त्री में है ही, पर जब हम उसको आभूषण पहनाते हैं तो वह और प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार काव्य में व्याकरण की शुद्धता आदि सौंदर्य होता है ना। तो ठीक इसी तरह काव्य में व्याकरण की शुद्धता आदि सौंदर्यता होती है, किंतु यदि उसे वक्रोक्ति आदि अलंकारों से सदा दिया जाए तो वह और भी आकर्षक और प्रभावशाली हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि जो भामे जी हैं उन्होंने काव्य में अलंकार को सुंदर स्त्री के आभूषणों के समान माना। जैसे जो सौंदर्य है तो वो स्त्री में है, पर जो आभूषण से वह और प्रभावशाली हो जाती है ना। तो उसी प्रकार काव्य में व्याकरण की शुद्धता आदि सौंदर्य होता है। यानी जो हमारा काव्य है उसमें व्याकरण की शुद्धता आदि सौंदर्यता होती है, किंतु यदि उसे वक्रोक्ति आदि अलंकारों से सजा दिया जाए, मतलब वक्रोक्ति एक अलंकार है तो उसे सजा दिया जाए तो वह और भी आकर्षक और प्रभावशाली हो जाते हैं। यानी वह और भी ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली हो जाते हैं। अलंकार भी दो प्रकार के माने गए हैं। अलंकार यहाँ पे दो प्रकार के बताए हैं, एक शब्दालंकार और जो दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। दोनों प्रकार के अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यानी दोनों ही तरह के जो अलंकार हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो चाहे उसमें शब्दालंकार हो या अर्थालंकार हो, दोनों ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। वक्रोक्ति अर्थ संस्कार है। भारत ने शब्द संस्कार व अर्थ संस्कार दोनों के लिए अलंकार शब्द लिया था। तो जो वक्रोक्ति अर्थ है वो संस्कार है। भारत ने शब्द संस्कार व अर्थ संस्कार दोनों के लिए अलंकार शब्द लिया। यानी भारत ने जो संस्कार है, यानी वो शब्द संस्कार है या अर्थ संस्कार है, वो दोनों के लिए ही अलंकार शब्द लिया था। काव्य के लिए भामे ने कांतिमुखी नायिका का उदाहरण दिया। यानी काव्य के लिए जो भामे जी थे आचार्य जी, उन्होंने कांतिमुखी नायिका का उदाहरण लिया था। किसके लिए? काव्य के लिए। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वे सौंदर्य की दो कोटियां मानते हैं। यानी जो उन्होंने ये उदाहरण बताया है कांतिमुखी नायिका का, तो उस उदाहरण से ये स्पष्ट हुआ है कि जो वे सौंदर्य की दो कोटियां मानते थे। पहली क्या है उसमें? एक प्रकृत जो वस्तु में है या वस्तु का धर्म है। ठीक है, तो पहली क्या है? एक प्रकृत जो, यानी या तो वस्तु में है और या जो वस्तु का धर्म है। जैसे अब इसमें फॉर एग्जाम्पल बताया है कांतिमुखी नायिका का प्राकृतिक सौंदर्य है। जो कांतिमुखी नायिका है उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसमें फॉर एग्जाम्पल है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, जो कांतिमुखी है उस नायिका का प्राकृतिक सौंदर्य है। नाउ इसमें दूसरा बताया है, दूसरी कोटि क्या है? पहला आपका क्लियर है कि जो प्रकृत है वो वस्तु में है या वस्तु का धर्म है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कांतिमुखी नायिका का प्राकृतिक सौंदर्य है। दूसरी कोटि क्या है? प्रदत्त या जो बाहर से दिया गया हो। यानी जैसे जो नायिका आभूषण पहनती है तो उससे रिलेटेड। ठीक है, प्रदत्त या जो बाहर से दिया गया हो, जो नायिका में आभूषण से आता है। यानी जब नायिका उस आभूषण को पहनती है उसमें जो सुंदरता दिखाई देती है उसको बोलते हैं दूसरी कोटि। और काव्य में कौशल या अलंकार से आता है। यानी जो हम काव्य की बात कर रहे हैं उसमें कौशल या अलंकार से आता है। इसका अर्थ यह है कि कौशल या अलंकार कोई नया सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, वरन सामान्य सौंदर्य को ही सजाकर अधिक प्रभावी, अधिक समर्थ बना देते हैं। ठीक है, एक बार और क्लियर करते हैं कि जो वक्रोक्ति अर्थ संस्कार है, भारत ने शब्द संस्कार व अर्थ संस्कार दोनों के लिए
अलंकार शब्द लिया था। काव्य के लिए बामे ने कांतिमुखी नायिका का उदाहरण दिया। तो काव्य के लिए बामे ने किसका उदाहरण दिया था? कांतिमुखी नायिका का। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वे सौंदर्य की दो कोटि मानते हैं। ठीक है, एक प्रकृत जो वस्तु में है या वस्तु का धर्म है। ठीक है, ये आप समझिएगा कि एक तो प्रकृत है जो वस्तु में है या वस्तु का धर्म है। जैसे कांतिमुखी नायिका का प्राकृतिक सौंदर्य, यानी प्रकृत क्या हो गया? वस्तु में है, यानी जो नायिका है उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य या वस्तु का धर्म है। तो बहुत सिंपल है, जैसे कांतिमुखी नायिका का प्राकृतिक सौंदर्य। दूसरी कोटि क्या बताई इन्होंने? प्रदत्त या जो बाहर से दिया गया हो, यानी जो नायिका में आभूषण से आता है। यानी प्राकृतिक सौंदर्य तो नहीं है, ये तो नायिका में जो आया है वो आभूषण से आया है, तो यानी बाहर से दिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। और काव्य में कौशल या अलंकार से आता है, यानी काव्य में किससे आता है? अलंकार से, यानी अलंकार आभूषण से। इसका अर्थ यह है कि कौशल या अलंकार कोई नया सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, वरन सामान्य सौंदर्य को ही सजाकर अधिक प्रभावी, अधिक समर्थ बना देते हैं ना। इसका अर्थ क्या बताया है कि यानी कौशल या अलंकार कोई नया सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, वरन जो सामान्य सौंदर्य उसको ही सजाकर अधिक प्रभावी, अधिक समर्थ बना देते हैं। बहुत इजी है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कुछ नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने आपको समझाया है। यानी जो कौशल या अलंकार कोई नया, मतलब वो खुद से कोई नया अलंकार उत्पन्न नहीं करते, पर जो हमारा नेचुरल सौंदर्य होता है, जो सामान्य सौंदर्य है, उसको ही वो अधिक सजाकर प्रभावी और समर्थ बना देते हैं। ओके, ये सौंदर्य के उद्घाटन करता है, इसके बिना वस्तु का वास्तविक नैसर्गिक सौंदर्य ढका रहता है। यानी सौंदर्य के उद्घाटन करता होता है, इनके बिना जो वस्तु का वास्तविक नैसर्गिक सौंदर्य होता है वो ढका रहता है। अब नेक्स्ट है दंडी। यह भी अलंकारवादी थे, जो दंडी जी जो थे वो भी अलंकारवादी थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम काव्य दर्शन है। तो ये जो थे ये अलंकारवादी थे, इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या था? काव्य दर्शन। इन्होंने बाम्य के अलंकार विश्लेषण में कुछ संशोधन किए। पहले तो अलंकारों की संख्या 35 मानी, जबकि बाम्य ने 38 मानी। ठीक है, तो जो दंडी जी जो थे, जो आचार्य थे, वो अलंकारवादी थे, और जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है वो काव्य दर्शन है। ठीक है, इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है वो काव्य दर्शन है। अब इन्होंने बाम्य के अलंकार विश्लेषण में कुछ संशोधन किए। जो बाम्य का जो अलंकार विश्लेषण था, जो बाम्य जी ने, जो हमने पढ़ा है अलंकार का जो विश्लेषण उन्होंने किया है, उसमें इन्होंने कुछ संशोधन किए हैं ना। पहले तो अलंकारों की संख्या 35 मानी, जबकि बाम्य ने 38 मानी थी। दोनों का अलग अलग है, ध्यान से देखना सुनना आप। तो पहले तो अलंकार की संख्या उन्होंने 35 मानी थी, जबकि बाम्य ने 38 मानी थी। दूसरे, इन्होंने अतिशयोक्ति को अलंकारों का मूल माना, बाम्य ने वक्रोक्ति को माना। ठीक है, क्लियर। तो जो अलंकारों की संख्या उन्होंने 35 मानी थी और बाम्य ने 38 मानी थी। दूसरा, इन्होंने अतिशयोक्तों को अलंकारों का मूल माना है, जो अतिशयोक्ति है उसको अलंकारों का मूल माना है, और बाम्य ने वक्रोक्ति को माना था। पर जरा ध्यान से देखा जाए तो बाम्य की वक्रोक्ति और दंडी की अतिशयोक्ति में कोई विशेष भेद नहीं, दोनों प्राय समान है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो बाम्य की जो वक्रोक्ति है और दंडी की जो अतिशयोक्ति है उसमें कोई भेद नहीं है, दोनों ही समान है अगर हम ठीक से पढ़ें तो ये आप ध्यान रखिए, जो बाम्य की जो है वो वक्रोक्ति है और जो दंडी की है वो अतिशयोक्ति है। दोनों ने अलंकारों की संख्या भी अलग अलग मानी है। ठीक है, दंडी के अनुसार भी अलंकार काव्य का सौंदर्य कारक धर्म है। यानी दंडी के अकॉर्डिंग भी जो अलंकार है वो काव्य का सौंदर्य कारक धर्म है। काव्य के रूप को समझने के लिए दंडी ने काव्य शरीर की कल्पना की। यानी काव्य को समझने के लिए दंडी ने काव्य शरीर की कल्पना की थी। इसको समझने के लिए काव्य शरीर की इस कल्पना में शब्द और अर्थ, रूप और क्रांति का संयोग है ना। काव्य शरीर की जो ये कल्पना है इसमें शब्द और अर्थ और रूप और कांति का संयोग है। ठीक है, दंडी के अनुसार अलंकार में दो और विशेषताएं हैं। पहली यह है कि अलंकार वस्तु के प्रकृत सौंदर्य का उद्घाटन नहीं करते, वरन केवल शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो काव्य के रूप को समझने के लिए उन्होंने, दंडी जी ने काव्य शरीर की कल्पना की थी, और काव्य शरीर की इस कल्पना में शब्द और अर्थ, रूप और कांति का संयोग है। अब दंडी के अनुसार काव्य में दो और विशेषताएं है ना। इनके अनुसार काव्य में अलंकार में दो और विशेषताएं कौन कौन सी? पहली यह है कि अलंकार वस्तु के प्रकृत सौंदर्य का उद्घाटन नहीं करते, वरन केवल शोभा बढ़ाते हैं। मतलब जो अलंकार है वस्तु के प्रकृत सौंदर्य का उद्घाटन नहीं करते, केवल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। दूसरी क्या है कि अलंकार काव्य को स्थायी बनाता है, अर्थात यह भी प्रकृत सौंदर्य का ही अंग हो जाता है ना। दूसरी विशेषता क्या बनाई है कि जो अलंकार है वो काव्य को स्थायी बनाते हैं। ठीक है,
अर्थात यह भी प्रकृत सौंदर्य का अंग ही हो जाते हैं। दंडी ने अलंकार को शब्दार्थ के आश्रित माना, किंतु भाम्य से आगे जाकर सारे काव्य सौंदर्य को अलंकार ही बता दिया। यानी जो दंडी है उन्होंने अलंकार को शब्दार्थ के आश्रित माना, पर भाम्य से आगे जाकर उन्होंने काव्य सौंदर्य को अलंकार ही बता दिया। यह अलंकारी को अगला चरण था। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या थी इनकी? अलंकार काव्य को स्थायी बनाते हैं, अर्थात यह भी प्रकृत सौंदर्य का अंग ही हो जाते हैं। क्लियर हो गया? इसमें बाकी आपको कोई और प्रॉब्लम होगी तो हम कल जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना।